नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करें लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में बड़ा फेरबदल। 10 जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। तो योगी सरकार ने 10 जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 10 जिलों में नए जिला अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस बदलाव में आरआर यानी कि रेगुलर रिक्रूट सेवा के 8 और एससीएस यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रोन्नत 2 अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची में 2016 बैच के किसी भी आईएएस अधिकारी को मौका नहीं दिया गया है, जबकि 2015 बैच के अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है। आईएएस आलोक यादव की तैनाती की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वह इस बार डीएम बनने से चूक गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल सामने आया है। तो आईएएस आलोक यादव की तैनाती की संभावना थी, लेकिन वो इस बार डीएम बनने से चूक गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रशासनिक स्तर पर ये बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल है। तमाम आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और खास बात यह है कि इसमें 10 जिलों के डीएम को भी बदला गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अधिकारियों को कसने की कवायद है वो शायद अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को देख रहे थे, इस बात को परख रहे थे कि तमाम अधिकारी जो चाहे वो लापरवाही बरत रहे थे या तमाम अधिकारी जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे सामान्य जन हो, उन सबूतों को इस ट्रांसफर में ध्यान में रखा गया है। ऐसा देखने में आ रहा है और ये माना जा रहा है कि अब जो कि 2027 की भी तैयारी है, ऐसे में भारतीय जो सरकार है उसकी ये कोशिश है कि अब प्रशासन को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए, उसे कसा जाए। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं पारदर्शिता काम में रहे, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है। इस दिशा में बड़ा कदम समझा जा रहा है कि नहीं आनंद? बिल्कुल बिल्कुल। इसे पारदर्शिता के आप दृष्टि से कह लीजिए, या जैसा मैंने बताया कि तमाम अधिकारी उनके खिलाफ शिकायतें रहती हैं, उनके तबादले किए जाते हैं। तमाम अधिकारी जिनको लेकर जो बीजेपी संगठन है उसके कार्यकर्ता, उससे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी शिकायतें रहती हैं कि फला अधिकारी काम नहीं कर रहा है या फला अधिकारी काम में हीला हवाली कर रहा है। तो ये तमाम चीजें लगातार परखी जा रही थी, लगातार देखी जा रही थी। जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं या जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनकी शिकायतें लगातार बनी हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर अब जो है प्रशासन को जो कसने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कार्य ऐसे हों, अधिकारी ऐसे हों जो कि किसी भी तरीके से घोटालों में ना संलिप्त रहें, और इसीलिए उनकी कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए ये तबादले किए जाते हैं और इस बार भी बड़ा फेरबदल हुआ है। 10 जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। ऐसे में किस तरीके से वो अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, देखना होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 10 जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। तो चलिए आपको बता दें कि यूपी में कहां कहां बड़ा फेरबदल हुआ है। दीपक मीना को जिलाधिकारी गोरखपुर बनाया गया है। तो रविंद्र कुमार मुंदार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। मनीष वर्मा को जिलाधिकारी प्रयागराज बनाया गया है। मेधा रूपम नोएडा की नई जिलाधिकारी होंगी। प्रणय सिंह जिलाधिकारी कासगंज होंगे। कपिल सिंह कानपुर देहात के नए जिलाधिकारी बने हैं। अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी बहराइच होंगे। अमनदीप डुली जिलाधिकारी ललितपुर बने हैं। पवन कुमार गंगवार को जिलाधिकारी मिर्जापुर बनाया गया है। तो इसी के साथ प्रियंक निरंजन को जिलाधिकारी गोंडा की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, ये बड़े फेरबदल सामने आए हैं और किस तरीके से फेरबदल के साथ नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके वो नाम हम आपको बता रहे हैं।
दीपक मीना को जिलाधिकारी गोरखपुर बनाया गया है। रविंद्र कुमार मंदार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, और अब बढ़ते हैं आगे। धर्मांतरण के कानून पर एक्शन में सीएम धामी, जहां धर्मांतरण के कानून को और सख्त करेगी धामी सरकार। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धर्मांतरण के कानून को धामी सरकार और सख्त बनाएगी। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। धर्मांतरण करने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, धर्मांतरण के कानून पर एक्शन में सीएम धामी नजर आ रहे हैं और इसे और सख्ती से किस तरीके से लागू किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र से खबर, जहां महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार सख्त है। कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया यूज को लेकर नया फरमान है। सरकार की आलोचना की तो होगा एक्शन। तो महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की आलोचना करता है या नीतियों पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, सोशल मीडिया एक प्रभावी संचार माध्यम जरूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग गोपनीय जानकारी लीक करने, गलत सूचना फैलाने और राजनीतिक टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए तेजी से हो रहा है, जो मौजूदा सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है। नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन करता है या सरकारी नीतियों, साथ ही किसी राजनीतिक घटना या व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1989 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस संबंध में? महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के लिए क्या सख्त निर्देश जारी किए हैं? जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश पारित किया है, जिसमें सोशल मीडिया का ऐप जो है सोशल मीडिया का पोस्ट या उनकी तारीफ या सरकारी गाड़ी के साथ फोटो या कोई भी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे। अगर वो पोस्ट करते हैं तो उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ से देखा जाए तो सोशल मीडिया के सरकार की जो योजनाएं हैं उनका तारीफ भी नहीं कर सकते, ना ही बुराइयां कर सकते। पूरी तरह से इसमें बैन लगा दिया गया है और इसका जो भी दुरुपयोग करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है जीआर पास किया गया है, जिसमें कई नियम शर्तें रखी गई हैं। हालांकि इसमें जो सरकारी गाड़ी के साथ जो कई लोग ऐसे रील बनाते थे, वो रील भी नहीं बना पाएंगे। अगर वो रील ऐसा बनाते हैं, अगर वो पोस्ट भी करते हैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि इस पे पोस्ट के बाद फॉरवर्ड भी करते हैं तो भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है सरकारी कर्मचारियों पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपको तमाम जानकारी के लिए। करते झारखंड के देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है। तो बस ट्रक की भिड़ंत में 6 कांवड़ियों की मौत हुई है। बड़ा हादसा हुआ है। श्रावण मेले के 19वें दिन सुबह सुबह देवघर में यह हादसा हुआ है, जहां मोहनपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास यात्री बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई
और 23 कांवड़िए जख्मी हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है। हादसे की जानकारी पाकर एसपी थानेदार समेत पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बस से घायल कांवड़ियों को निकाला और मोहनपुर थाने की सूचना दी। कई लाशें क्षतिग्रस्त के मलबे में फंसी हुई हैं, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। बस देवघर से बासुकी नाथ जा रही थी और ट्रक विपरीत दिशा से आ रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण यह हादसा हुआ है। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से 6 कांवड़ियों की मौत हुई है। तो देवघर में सुबह सुबह बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। हालांकि घायलों को भी तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर वो इलाजरत हैं अभी। तो टक्कर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। हादसे की जानकारी पाकर एसपी थानेदार समेत पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जो स्थिति थी वो भयानक थी और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ये हादसा हुआ है, 6 कांवड़ियों की मौत हुई है इसमें। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे ये हादसा हुआ है, क्या लापरवाही सामने आई है, घायलों की क्या कुछ अपडेट? ये देवघर से बासुकीनाथ जाने के क्रम में बस यहाँ से बासुकीनाथ इंतजार होते हुए ये बासुकीनाथ जाती थी और ये बस यहाँ महनपुर थाना क्षेत्र के एक मोड़ है, मोड़ के समीप में ये घटना हुई है। यहाँ पे अभी तक एक की मौत, 5 कांवड़िया, एक चालक की मौत हुई है और 23 जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनको धनबाद पीएमसीएच और देवघर के रिम्स में भेजा गया, एम्स भेजा गया है। और अभी यहाँ के जिला प्रशासन नजर बनाए रखे हुए हैं। कुछ ही देर में अभी सूचना मिल रही है कि कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री भी सदर हॉस्पिटल देवघर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। और प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? ये मामले में ये कह रहे हैं कि देवघर से बासुकीनाथ जाने के क्रम में इधर से बस जा रही थी, उधर से गैस सिलेंडर लदी हुई ट्रक आ रही थी, जिसका नियंत्रण न होने के कारण बस में टक्कर मारा, जिससे मौके पे ही 6 की मौत हो चुकी है और 23 अभी घायल है, जिसमें गंभीर रूप से 23 घायल है। घायलों को लेकर क्या अपडेट अस्पताल की तरफ से दी जा रही है? बेहतर इलाज के लिए धनबाद और देवघर एम्स रेफर की जा रही है और जिला के एसडीएम पल पे नजर बनाए हुए, देवघर सीएस पल पे निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, 6 कांवड़ियों की मौत हुई है, ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? क्योंकि काफी ज्यादा चीख पुकार वहां पर मची इस हादसे के बाद। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है? सिचुएशन कंट्रोल पे है और अभी हम सदर हॉस्पिटल देवघर में हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सदर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। यहाँ से बारिश काफी जोर से हो रही है, जिसके कारण से पूरे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। और ऐसे में सदर हॉस्पिटल में भी लोगों को परिजन आना शुरू हो गए हैं। बस के जो चालक है उनके परिजन अब रो के बुरा हाल है। बिल्कुल। और अधिकारियों की तरफ से किस तरीके से आश्वासन दिया जाता है, अब ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देवघर से ये पूरी खबर है, जहां सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है। बस ट्रक की भिड़ंत में 6 कांवड़ियों की मौत हुई है और इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।
और अब खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज दूसरे दिन जोरदार हंगामे के आसार हैं। मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष, कांग्रेस का ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद सदन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं सत्र आज भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने राजपूत छात्रावास में हुए लाठीचार्ज, देवास के खुबानी में बारिश के दौरान आदिवासियों का घर तोड़ने की कार्रवाई, खराब सड़कों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। तो आज दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज दूसरे दिन कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे चर्चा का विषय? बिल्कुल उन्नति, में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन है। आज विधानसभा में 2025 और 26 का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार नए जो बजट है, जो नए काम है, उसके लिए मंजूरी देगी। वहीं विपक्ष बाकी मुद्दों में घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का जो मुद्दा है, आज मेन मुद्दा रहने वाला है, जो जानकारी आ रही है कि बेरोजगारी और ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में आज विपक्ष मतलब कांग्रेस जो घेराव करेगी और प्रश्नकाल में ये बात भी रखी जाएगी। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि हरदा जो लाठीकांड हुआ था, उसमें भी कांग्रेस जोरदार प्रश्न और हंगामा कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए आज क्योंकि कई बड़े मुद्दे भी सामने रखे जाएंगे, किस तरीके से इस पर बहस होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।